हाय स्टूडेंट्स, आज अपन सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ओके, सो टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो यहाँ पे मैं एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज लेता हूँ। मान लीजिए इस तरह से मैंने एक लाइन चार्ज मान लिया जो इधर भी इनफाइनाइट है और इस साइड में भी इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो मान लेते हैं लैम्बडा है। लैम्बडा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी से मतलब होता है कि इसकी यूनिट लेंथ में जो चार्ज होता है उसको अपन लैम्बडा बोलते हैं। यानी इसकी 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर की इसकी जो लेंथ है उसके अंदर कितना चार्ज रहेगा तो लैम्बडा। तो ये अपन ने एज्यूम कर लिया कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है या लैम्बडा कूलम पर मीटर इसकी यूनिट है, इस प्रकार से कह सकते हैं। यानी 1 मीटर के अंदर कितना चार्ज है तो अपन कहेंगे लैम्बडा चार्ज है। अब ये जो इन्फिनिटी लॉन्ग जो वायर है या फिर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे अपन r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पे मान लीजिए अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से होते हुए एक गाउसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। हमेशा ध्यान रहे जिस पे पॉइंट पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, गाउसियन सरफेस उस पॉइंट से पास होना चाहिए। तो यहाँ पे एक मैं इस वायर के सिमेट्रिकल एक सरफेस ले लेता हूँ। चूँकि यहाँ पे वायर इस तरह से सीधा है तो यहाँ पे एक सिमेट्रिकल सरफेस जो है वो अपन सिलेंड्रिकल सरफेस ले लेते हैं जो वायर के साथ अच्छे से सिमेट्रिकल है। बाकी ये सरफेस इसमें नहीं लेना है क्योंकि वो वायर के लिए सिमेट्रिकल नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले लिया जो वायर के अबाउट सिमेट्रिकल है। अगर वायर इस तरह से तो ये जो गाउसियन सरफेस अपन ने एज्यूम किया है वो इस तरह से, यानी इसके चारों ओर सिमेट्रिकल सरफेस है। तो इस प्रकार से मैंने एक सिमेट्रिकल सरफेस लिया है इसके चारों ओर। अब मेरे को क्या करना है कि इसमें से कितनी फ्लक्स निकल रही है वो फ्लक्स देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यदि कहीं पे भी कोई भी जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जैसे इस पॉइंट पे अपन बात करें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो अपन देखेंगे कि यहाँ पे अगर यूनिट चार्ज को रखेंगे वो तो इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो इसके आसपास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो ये होती है। यानी इससे जो फील्ड लाइन निकलेगी वो इस प्रकार से निकलेगी, इधर इस तरह से निकलेगी। ऐसा इसलिए होता है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं मान लेता हूँ इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ठीक इसी प्रकार से जितनी डिस्टेंस यहाँ से ऊपर है उतनी डिस्टेंस नीचे यहाँ पे अगर कोई पॉइंट ले तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनका जो रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसके वर्टिकल कंपोनेंट जो है, इसको अगर रिजॉल्व करें तो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही रहेंगे जो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वो इसी डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वायर की जो लेंथ है उस लेंथ के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात की जाए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है तो ये है। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है तो ये है। तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वायर के परपेंडिकुलर रहेगी। अगर एरिया की बात करें तो ये वाला जो ऊपर जो सर्कुलर शेप है, इस सर्कल का जो एरिया है वो एरिया हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इस एरिया की जो डायरेक्शन है वो ये है। मान लीजिए इसका एरिया S1 है तो और इस एरिया की डायरेक्शन ये हो जाएगी। इसी टाइप से ये वाला जो सर्कल है इसका एरिया इस डायरेक्शन में, इसका एरिया मैं ले लेता हूँ S2। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है एरिया, तो ये कर्व्ड सरफेस का एरिया मैं मान लेता हूँ S3। तो इस प्रकार से अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया जो है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया परपेंडिकुलर है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों की डायरेक्शन पैरेलल है, यानी दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे E और S दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। अब अपन इससे टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है कि फ्लक्स होता है E.ds। ये जो फार्मूला है ये फ्लक्स का फार्मूला है।
यहाँ पे ये गाउसियन सरफेस क्लोज सरफेस है, तो क्लोज इंटीग्रेशन से इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से ये टोटल जो फ्लक्स है इस गाउसियन सरफेस से वो इतनी निकलेगी। इसको जो है अपन इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है, जो सरफेस इंटीग्रेशन है ई के साथ, इसके अपन 3 अलग अलग पार्ट कर लेते हैं। एक S1 सरफेस के लिए, एक S2 सरफेस के लिए और एक S3 सरफेस के लिए। तो इस प्रकार से तीनों ही सरफेस के लिए अपन फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। यानी इस सरफेस से कितनी फ्लक्स आ रही है, ये ऊपर वाला सर्कुलर तो इतनी, नीचे वाले सर्कुलर सरफेस से कितनी फ्लक्स निकल रही है तो इतनी फ्लक्स, और जो ये कर्व्ड सरफेस है इससे कितनी फ्लक्स निकल रही है तो ये। अब यहाँ पे अपन देखते हैं E और DS दोनों के बीच में S1 के लिए इस यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 है। तो यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट जब भी इसको एक्सपेंड करेंगे तो EDS cos 90 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, EDS cos 90 ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है ये रहेगा EDS cos 0 डिग्री, ठीक है। हम जानते हैं cos 90 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे भी cos 90 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो ये वाली पूरी जो इस सरफेस से जो भी फ्लक्स मिल रही है वो फ्लक्स आती है 0, इस सरफेस से जो फ्लक्स आ रही है वो आएगी 0, इस सरफेस से जो फ्लक्स आएगी वो आ जाएगी EDS S3। तो अपन ने देखा कि यहाँ पे इस जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इससे टोटल फ्लक्स आती है इतनी। यहाँ पे अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपन को मिलेगा इस तरह से, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये E है जो बाहर आ जाएगा, और DS यानी इस कर्व्ड सरफेस का एरिया। मान लीजिए ये कर्व्ड सरफेस जो है इसकी रेडियस R है और इसकी लेंथ L है, तो ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका एरिया आ जाएगा 2πRL। तो ये तो दोनों 0 हैं, E आ गया यहाँ पे, और ये कर्व्ड सरफेस का एरिया आ जाएगा 2πRL। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका जो कर्व्ड सरफेस है इससे निकलने वाली टोटल फ्लक्स इतनी हो जाएगी, या पूरे सिलेंडर से निकलने वाली टोटल फ्लक्स इतनी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जब भी अपन फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है अपन को सीधी सी दिखती है। जैसे मैंने बताया था कि वायर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पे ये जो वायर है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इधर निकल रही है, ऐसे इस तरह से निकल रही है, इस तरह से निकल रही है, इधर निकल रही है, इधर निकल रही है। कोई भी फील्ड लाइन जो है ऐसे नहीं जा रही है, क्योंकि अपन जानते हैं कि कोई भी फील्ड लाइन ऐसे नहीं जाती। तो इधर से कोई फील्ड लाइन ही नहीं जा रही है तो इसके थ्रू फ्लक्स कितनी हो जाएगी 0। इसीलिए यहाँ पे ये जो पहला जो सरफेस लिया है S1 इसकी फ्लक्स कितनी आई है 0, और एंगल से भी अपन देख सकते हैं कि ये 0 आती है। तो मैथमेटिकली भी 0 आती है और वैसे दिख भी रही है कि इधर से कोई फ्लक्स जा ही नहीं रही है, तो इससे टोटल फ्लक्स 0 आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ से सारी फील्ड लाइन इधर से ही निकल रही है, ऐसे कोई नहीं निकल रही है, तो इससे इसके थ्रू जो फ्लक्स होगी वो भी क्या हो जाएगी 0। तो इस प्रकार से दोनों सर्कुलर सरफेस से फ्लक्स है 0, कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स है E2πRL, ठीक है। अब अपन गाउस के लॉ से ये सारी फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। गाउस का लॉ क्या कहता है, गाउस का लॉ कहता है कि यहाँ पे जितने भी फ्लक्स इसमें से निकल रही है उस फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी गाउसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज अपॉन ε0। ये गाउस के लॉ से आता है। तो गाउस के लॉ से अगर निकाले तो इसके अंदर अपन को टोटल चार्ज सिलेंडर के अंदर कितना है वो पता होना चाहिए। तो अपन जानते हैं कि जैसे ये सिलेंडर है और इसकी यूनिट लेंथ जो होती है इसमें लैम्बडा चार्ज है, और यहाँ से यहाँ तक अपन ने L लेंथ ले रखी है। तो यूनिट लेंथ के अंदर लैम्बडा चार्ज है, तो पूरी L लेंथ के अंदर कितना चार्ज हो जाएगा लैम्बडा L। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वही चार्ज अपन को लेना है गाउस के लॉ में। ऊपर वाला और नीचे वाला जो चार्ज है वो गाउस के लॉ में यूज़ में नहीं लेना है। तो यहाँ पे अपन गाउस के लॉ में इसके यहाँ से यहाँ तक वाला जो चार्ज अगर बात करें तो ये चार्ज आ जाता है लैम्बडा गुणा L। यानी यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ अंदर का जो भी टोटल चार्ज है वो आ जाएगा लैम्बडा गुणा L। इतना चार्ज रहेगा इसके अंदर सिलेंडर के अंदर, क्योंकि यूनिट लेंथ में लैम्बडा चार्ज है और इसकी लेंथ L है। तो अब यहाँ पे गाउस का नियम लगा रहे थे अपन, गाउस लॉ लगा रहे थे। तो टोटल जो चार्ज है वो यहाँ पे कितना चार्ज है
तो लैम्बडा एल, गाउसियन सरफेस के अंदर अंदर टोटल चार्ज जो है वो लैम्बडा आर है, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो इस प्रकार से गाउस का लॉ कह रहा है कि फ्लक्स इतनी होनी चाहिए, जबकि अपन ने ऐसे सेपरेटली कैलकुलेट करके ऐड की तो फ्लक्स इतनी हो रही है। दोनों ही फ्लक्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसको इससे अपन कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा E 2πRL, ये इक्वल होना चाहिए इसके, यहाँ पे L से L कट गया तो ये हो जाएगा E 2πR, इस तरह से हो गया। इसको भेज देते अपन नीचे, तो यहाँ पे मिल जाएगा लैम्बडा अपॉन 2π, ये एप्सिलॉन नॉट, और एक R भी है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना मिल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इतना। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसको अपन ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर 2 आ जाएगा, ये बन जाएगा K। तो इस तरह से ये वाला जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको भी अपन याद रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटी लाइन चार्ज अपन इस प्रकार से निकालेंगे। एक बार वापस इसको देख लेते हैं। सबसे पहले एक लॉन्ग वायर लिया, चारों ओर जो है गाउसियन सरफेस एज्यूम कर लिया। गाउसियन सरफेस से अपन ने फ्लक्स कैलकुलेट करनी है, तो इस सरफेस से और इस सरफेस से फ्लक्स आ जाती है 0, क्योंकि यहाँ से कोई फील्ड लाइन पास ही नहीं होती। तो बाकी बची जो भी फील्ड लाइन है वो यहाँ से, यानी फ्लक्स इस सरफेस से पास हो रही है। इस सरफेस से कितनी फील्ड लाइन पास होगी, तो इस सरफेस पे E की वैल्यू और इस सरफेस का एरिया कितना है उसका मल्टीप्लाई करना है। तो एरिया है इसका 2πRL और E। तो इस प्रकार से ये आ जाएगी टोटल फ्लक्स, जो अपन अलग अलग कैलकुलेट करके देखते हैं। फिर अपन गाउस के लॉ से देखते हैं। तो गाउस के लॉ से फ्लक्स होती है टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज इसके अंदर कितना है, यूनिट लेंथ में लैम्बडा चार्ज है। बेलन की अपन ने, या जो सिलेंडर है इसकी लेंथ ली है L, तो इसमें जो भी चार्ज रहेगा वो लैम्बडा L रहेगा, लैम्बडा L बाय एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से गाउस के लॉ से इतनी फ्लक्स आ जाएगी। दोनों ही फ्लक्स को अपन कंपेयर कर लेते हैं, ये वाली और ये वाली। तो इसमें जो भी कट रहा है वो काट लेते हैं, तो E की वैल्यू इस प्रकार से मिल जाती है। तो ओवरऑल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकला अपने पास वो निकला 2K लैम्बडा अपॉन R। ओके, थैंक यू।